हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आर्ग्यूमेंट के बारे में कुछ पढ़ाया था। ठीक है, ये क्या लिखा है यार? अच्छा, ये आपका क्विज था। ओ, आपके क्विज के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके देख रहा था। एक्चुअली जब भी आपका क्विज होता है तो एक बार मेरे को सॉल्व करना ही पड़ता है ना? मैंने यहीं पे कर दिया था शायद, बट कोई बात नहीं। Z and omega are okay. We did this question and this question. अपन ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फटाफट रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। पहली प्रॉपर्टी ये होती है, 3 मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि Z1 Z2 अगर मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसका आर्ग्यूमेंट जो होता है ना वो सम में कन्वर्ट हो जाता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2 इन पाई। ठीक है, Z1 अपॉन Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या हो जाता है? आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2। 2n पाई क्यों ऐड करते हुए बता चुका था, क्योंकि अगर आपका आंसर औकात से बाहर निकल जाएगा तो अपन उसको वापस अंदर लेके आ जाएंगे। रेंज में लाना होता है यार, है ना, सिंपल सी बात है। तो आप या तो 2n पाई ऐड करके लाओ या तो कॉमन सेंस लगाओ। अगर z की पावर n लिखा है तो जो n है वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, जस्ट लाइक लॉगरिथम। 2n पाई इसलिए ऐड करते ताकि आंसर जो है वो औकात के अंदर रहे। फिर हम लोगों ने ये सब क्वेश्चन करे थे। ऑलवेज प्रेफर द कॉमन सेंस वाला तरीका। ठीक है, कॉमन सेंस से करोगे कभी आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, कभी दिक्कत नहीं जाएगी, एक एक बार में आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप सारे लेक्चर्स लाइव देख रहे हो तो ही आपको मजा आएगा करने में, और तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप हर दिन ये सोचते हो कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के काम चला लूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, हार्श लगेगा लेकिन नहीं होगा। मैं अभी से बता दे रहा हूँ आपको, अगर आप लाइव देख रहे हो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द लेक्चर्स और आप पूरी तरह से लाइव में ही सब कुछ कर रहे हो तो ही देर आर चांसेस, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अपने को लंबे समय तक ये करना है, ध्यान रखो इस चीज का, है ना। डीपीपी नंबर 1 2 3 जो है वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस बचे, मैंने आपको रिमेनिंग क्वेश्चन करने को बोला था, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। 4th अभी छोड़ दो, टॉपिक 2 आज अपन पूरी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो ये एकदम वेकअप कॉल है हर बच्चे की, क्योंकि मैं आपको कम से कम एक हफ्ते बाद फंक्शंस चालू करवाने वाला हूँ। फंक्शंस जो है इट इज द स्टार्ट ऑफ कैलकुलस। उसमें आपने कुछ मिस करा तो आपका मैथमेटिक्स से जो इंटरेस्ट हटेगा ना, आपको मजा ही नहीं आएगा कभी। वो आपकी गलती रहेगी ना यार, आप लेक्चर ही नहीं अटेंड करोगे तो कहाँ से आएगा। तो मैं हर किसी को बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी क्लास में अभी कम से कम 7 to 8 स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग्स पर सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसा मत करो, कब तक करोगे? अब तो आपकी क्लासेस शाम में भी हो रही, तो प्लीज आप लोग लेक्चर्स देखने की कोशिश करें। ठीक है, ओके चलिए, तो फाइनली अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम पे आर्ग्यूमेंट का एक क्वेश्चन कराया था, एक और करते हैं ताकि अपना थोड़ा सा टच स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखिए, लेट z and omega be the complex numbers such that z bar plus iota omega bar is equal to 0 and argument of z into omega is equal to pi. Then argument of z equals 5 pi by 4, pi by 2, 3 pi by 4 and pi by 4. ओके, 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन को एक बार देखो आप, है ना। ये दिया हुआ है, शो दैट दिस सच दैट दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो, पहली बात तो मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन एकदम पॉइंट ब्लैंक, हमेशा पहली नजर में बाउंसर, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे, दोबारा पढ़ना पड़ता है हमेशा। z ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर इज सच दैट z बार प्लस आयोटा ओमेगा बार इज इक्वल टू 0
एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू ओमेगा। ये देखिए यहाँ पर अपन आर्ग्यूमेंट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू ओमेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू ओमेगा, दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा। ठीक है, ऐसा अपन लिख सकते हैं। और ये आपको क्या दिया है, पाई के बराबर दिया हुआ है। ये सबसे पहली चीज अपन ने लगाई। अब आप इसके बाद ट्राई करो क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कोशिश करो, आंसर आएगा जल्दी से। एक और देखिए, ये जो गिवन है ना, ये शो पीस के लिए नहीं है, समझो इस बात को। आपको z का आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है। तो ये वाला आइटम अपने को निकालना है, इसको अंडरलाइन कर दो। आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा बस पता चल जाए कहीं से, जैसे ही आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा पता चलता है तो z भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन बेहद आसान है, थोड़ा सा आपको खुद से सोचना पड़ेगा। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि आप एक बार बस सोचो। आई जस्ट गिव यू 2 मिनट्स, ठीक है। एक आंसर आया मेरे पास, शायद अमर का सी आ रहा है। गुड 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 गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मेरे को बड़ी खुशी होती है यार जब कोई इतनी जल्दी आंसर दे देता, वो भी सही। आंसर देने का ना एक टाइम होता है, करो एक बार आप इसको सॉल्व। मैं ना आप लोगों को फील कराना चाहता हूँ, जो आपको फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस आ रही होगी ना अभी कि क्या करें नेक्स्ट स्टेप, उसको फील करो ना, सफर करो उसके साथ। एक पॉइंट पे अभी आपको लग रहा होगा कि क्या लिखे अब पेन से, लग रहा होगा ना, किसी किसी को लग रहा होगा। करो, वो तड़पना चाहिए अपने को। घर में जितना तड़पोगे एग्जाम में उतना कम तड़पोगे, सोचो इसको। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ फाइनली। देखिए क्या है कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट z पता चल जाए ना अगर मुझे, अच्छा आर्ग्यूमेंट z निकालना है, आर्ग्यूमेंट ओमेगा पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। देखिए आर्ग्यूमेंट ओमेगा पता चलेगा कैसे, यहाँ से डेफिनेटली ये अपने को इसीलिए दिया है। तो z प्लस आयोटा ओमेगा बार, सॉरी z बार भी है ना, और आयोटा ओमेगा बार, दिस इज इक्वल टू 0 गिवन है हमें। क्या करें इसके साथ बताइए। मैं क्या करता हूँ ना, ये z बार को उस तरफ भेज देता हूँ, आयोटा ओमेगा बार इज इक्वल टू z बार, ठीक है। माइनस जेड बार आएगा, सही बात है। आगे क्या करें अपने, अब आपको ओमेगा का वैल्यू बस पता करना है और यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू भले ही z के टर्म्स में पता चल जाए, तो करें कुछ, देखते हैं। व्हाट आई विल डू, ये आयोटा पहले मैं हटाऊंगा,
आयोटा हटाने के लिए एक और आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा इंटू जेड बार। आया, दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस ओमेगा बार इज इक्वल टू माइनस आयोटा जेड बार। ठीक है, मेरा टारगेट क्या है कि ओमेगा निकालूं या आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा निकालूं, एक ही बात है ना यार। पहले ओमेगा ही निकाल लेते हैं। अब ये ओमेगा बार, ओमेगा में से बार हटाना है यार, क्या करें बताओ, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बार हटाने तो क्या करें, टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। अरे यार, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर है ना तो उनका कॉन्जुगेट भी बराबर होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है मतलब दे रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, LHS और RHS सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों का मिरर इमेज भी सेम आएगा ना यार। तो आप दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले सकते हो, बिंदास लो, क्या दिक्कत है। दोनों तरफ कॉन्जुगेट लिया मैंने अगर, तो ओमेगा बार तो इधर था ही, आयोटा जेड बार इधर था ही, अब मैंने क्या कर दिया, एक और बार लगा दिया, ओमेगा बार का बार और इधर भी बार। क्यों एक और बार लगाया, ताकि वो डबल बार जो है गायब ही हो जाए फिर उसके बाद। तो यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आयोटा जेड। अरे यार, एक चीज मैंने गलती कर दी है, आपको भी फील हो गया होगा कि मैंने ना बार जो है सिर्फ जेड के ऊपर लगाया, पूरा इसके ऊपर आएगा, तो ये स्प्लिट हो जाएगा, आयोटा का बार और जेड बार का बार। जेड बार का बार मतलब जेड। कोई मुझे बताएगा आयोटा का बार क्या होता है? माइनस जीरो प्लस आयोटा होता है, ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका अगर अपन कॉन्जुगेट ले लेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा और ये आ जाएगा जेड। जेड ओके, बहुत बढ़िया। ओमेगा मेरे पास था, वैल्यू आ गया, यहाँ पे पुट कर दूं, यही तो मैं चाह रहा था कि बस ये आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा पता चल जाए या ओमेगा पता चल जाए। आप चाहे तो इधर दोनों साइड आर्ग्यूमेंट ले सकते हो, आप चाहो, आई विल रिपीट, आप चाहो तो यहाँ पर दोनों साइड आर्ग्यूमेंट ले सकते हो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट लेने से आपको ओमेगा का आर्ग्यूमेंट पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई विल टेक आर्ग्यूमेंट ऑन बोथ साइड्स, आर्ग्यूमेंट ऑफ LHS इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ RHS, मतलब माइनस आयोटा जेड और इधर ओमेगा, क्योंकि मेरे को आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा निकालना है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अभी है ना, ऑनेस्टली आप मन ही मन में सोचना कितने बच्चे एकदम अटक गए थे इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपके पास प्रॉपर प्लान ही नहीं था ना। आप सोच रहे थे कि जादू चाहिए अपने को, प्लान बनाओ ना कि यार ये निकालना है, ये चाहिए होगा, वैसे सोचोगे तो आपके पास अपने आप रास्ता बनेगा। अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये दो नंबर्स लिखे Z1 Z2 आया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे Z1 Z2, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देखो फील नहीं हो रहा है अगर आपको, तो माइनस आयोटा एक ऐसा नंबर है जो कि 0 माइनस आयोटा लिखा जाता है, उसका पॉइंट क्या आएगा, 0, -1, मतलब यहाँ पर आएगा 0, -1। इस पॉइंट का वेक्टर मतलब ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, ये आपको आर्ग्यूमेंट बताना कितना आएगा, -π/2। ऐसे सोचो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, -π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा आ जाएगा अपने पास। अब इसको पुट कर दो ऊपर यार, पुट कर दे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं पहले, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई, चलेगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपने को निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा हमें अभी अभी ताजा पता चला है कि -π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, दिस इज इक्वल टू पाई। आर्ग्यूमेंट z प्लस आर्ग्यूमेंट z विल बी 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट z, -π/2 को उस तरफ फेंक दो यार, ना तो पाई प्लस 90 डिग्री 270 डिग्री 3π/2 चलेगा। तो बेसिकली अपने पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आ जाएगा, 3π/4। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अमर के पास एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, क्यों अमर? नहीं सर, ऐसे ही किया था मैंने। बढ़िया, अगर ऐसे किया तो बहुत अच्छी बात है।
पर बताओ। मेरे पास इसको सॉल्व करने के और एक और तरीके हैं, लेकिन ना मेरे को वो पसंद नहीं है, इस कारण मैंने बताया नहीं। सर मुझे उतना पता था ना, वो आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा को हमने पाई बाई 2 क्यों लिया, मैं बोल। हाँ देखो क्या होता है कि माइनस आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं Z1 बोल देता हूँ 2 मिनट के लिए ना, ऐसी रफ एकदम। इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ माइनस आयोटा समझा रहा हूँ। माइनस आयोटा एक पॉइंट है जो कि 0, -1। ठीक है, अब ये कैसे आया यार, इतना अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस आयोटा इज नथिंग बट 0 प्लस माइनस आयोटा, मतलब 0, -1। 0, -1 का वेक्टर बना दो, ये 0, -1 यहाँ पे आएगा, इसका वेक्टर बना दोगे तो ये वेक्टर बनेगा। अब इस वेक्टर का आपको एंगल मेजरमेंट करना है। अब मैंने आपको रूल बताया है कैसे करते हैं। इधर से नहीं करेंगे मेजर, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए इधर से मेजर नहीं करोगे आप, क्योंकि वो 180 से, ये 180 वाली लाइन से क्रॉस कर जा रहा है, वो नहीं चाहिए अपने को। हम पीछे से मेजर करेंगे, पीछे से मतलब नेगेटिव आएगा और 90 डिग्री, -90 डिग्री। ठीक है, खैर आपको याद रहना चाहिए, अगर मैं आपको कोई भी रियल नंबर बताता हूँ जैसे 2, तो वो 2, 0 है पॉइंट के हिसाब से ना, क्योंकि यार 2 + 0 आयोटा, ये जो 0 है और ये जो 2 है, इसको प्लॉट करेंगे तो 2, 0 आएगा। ये वेक्टर जो है अपने पास, इसका अगर आप एक्स एक्सिस से एंगल निकालोगे तो 0 डिग्री ही आएगा। गलती से अगर -2 ले लिया तो वो -2, 0, और उस टाइम पे जो आपका एंगल आएगा दैट विल बी +π, है ना। तो आर्ग्यूमेंट निकालने का बस ये सिंपल सा फंडा होता है। माइनस आयोटा का क्यों निकाला मैंने आर्ग्यूमेंट, -π/2 ऐसे निकाला है, वो यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि प्लस आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या होगा। 0 + आयोटा अगर मैंने लिखा है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा। बताओ बताओ, यहाँ तक पहले आप लोग कॉपी भी कर लो। मैंने बताया था ना, आर्ग्यूमेंट ऐसा टॉपिक है जो बहुत परेशान करता है बच्चों को। सर पाई बाई 2, यस, π/2 सही। चलो स्टार्ट करते आगे। एक और क्वेश्चन ले लो यार, लिखो। इफ -π इज लेस देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है, इसको आप आराम से घर पे करना, लेकिन लिख लो। किसी का अगर यहीं की यही आंसर आता है तो भी अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार माइनस argument of minus of z bar is a, b, c and d। ठीक है, इसको आप आराम से सॉल्व करना, चाहे तो कर ही लो अभी सॉल्व, इतना मुश्किल भी नहीं है। फिर सी है क्या? नहीं एक मिनट, ए बता रहे हो भाई, बढ़िया, सही गुड। मेरे को उम्मीद थी कि कोई बच्चा बहुत जल्दी आंसर देगा, चलो कर ही देता हूँ मैं, होमवर्क लाइक भी नहीं है। देखो यार क्या बोला है, एक आर्ग्यूमेंट, एक z है अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका आर्ग्यूमेंट जो है वो -π से -π/2 के बीच में लाएगा। ये सारी चीजें देख के आपको दिक्कत तो नहीं होती ना कि क्या लिख दिया है यार, पता नहीं। अरे बड़ा आसान है यार, देखो -π, ये उल्टा माइनस मतलब उल्टा मेजर करो, ये रहा -π, ठीक है, और -π/2 ये वाली लाइन है, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा बताना चाह रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड लाई। अब वो क्या है ना कि आपको चाहता तो वो लिख देता अंग्रेजी में कि नहीं, इट लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, या ऐसा लिख देता कि आर्गुमेंट ऑफ z बिलोंग्स टू π/2 to π। ठीक है, ऐसा सर इट लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट ना सर, -π to माइनस, अच्छा हाँ सही बात है ना, -π/2 में ऊपर ले गया गलती से, -π ये आएगा और -π/2 ये आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। ठीक है, एकदम सही पकड़ा। अब देखिए, वो चाहता तो लिख देता कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन उसने ऐसे बता दिया। ठीक है,
तो अब ऐसे बता दिया तो समझ जाना कि थर्ड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है z। खैर उससे अपने को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो डेटा दिया हुआ है आपको, इसको डेटा दिया नहीं, ये तो कुछ कुछ आपको निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ, ओरली भी हो जाएगा, खैर मैं तो फिर भी लिख दे रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू व्हाट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये क्या हो जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 मतलब z बार अपॉन z2 मतलब माइनस z बार। ओ ये z बार और z बार सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप उसको काट सकते हो। क्या बचेगा, -1, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1। -1 क्या है, अभी अभी मैंने सिखाया था। -1 इज अ रियल नंबर, इसका प्लॉटिंग करेंगे तो -1,0 आएगा। कहाँ गया, -1,0 आएगा इसकी प्लॉटिंग। ठीक है, -1,0 यहाँ पर मिलेगा अपने को, दिख रहा है आपको। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है ना, -पाई मत बोल देना, मैंने आपको सिखाया था। क्या कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं सर अभी आपने बोला उल्टा भी मेजर कर सकते हो, तो उल्टा करेंगे तो -पाई आ जाएगा ना भाई साहब। आर्ग्यूमेंट जो होता है वो -पाई से +पाई के बीच में होता है और इस तरीके से होता है। ठीक है, देख रहा सर हूँ। बट यहाँ की कंडीशन तो सिर्फ लाइक ग्रेटर देन पाई है ना सर, बट वो इक्वल टू पाई हो, मतलब इक्वल टू -पाई हो गया, बट वहाँ पे वो कंडीशन दी नहीं हुई कि ग्रेटर देन इक्वल टू है। कहाँ पे, ऊपर सर, लाइक आर्ग्यूमेंट z इज वो z ग्रेटर के बारे में देन बोला है। देखो -पाई। देखो देखो सुनो मेरी बात, वो z के बारे में बोला है। ये तो अपने को z बार, आर्ग्यूमेंट z बार माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z बार बोला है, हाँ सर, अलग अलग है दोनों। हाँ हाँ सर। z का आंसर थोड़ी दे रहे हो अपन तो इसका आंसर दे रहे हैं। ये रफ वाला वर्क है सारा, लिख लो आप यहाँ से। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। यार इसी साल में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, अभी मेरे पास है नहीं वो आर्ग्यूमेंट में, अब वो पता नहीं कौन से सेट में आया था। सर मैंने ये ग्राफ्स वाले इससे किया। ग्राफ से कर लो ना, क्या दिक्कत है, कैसे करा बताओ एक बार बोल के। सर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लिया और फिर वो छोटा एंगल लिया, फिर -z बार फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और फिर और z बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो किया। तो तुम्हारा आंसर उससे भी तो आ जाएगा, सही तो कर रहे हो, पाई आता है ना उससे। ठीक है बराबर। सर ये जो स्टार्टिंग में इन्फो गिवन है उसका यूज क्या था लेकिन? कुछ नहीं आया, वो डराने के लिए दिया है। कई बार क्या होता है ना कि सड़क पे केले का छिलका मिल जाता है, तो उसके लिए हमको करना क्या होता है, बस उस पर पैर नहीं रखना होता है, दैट्स इट। ये नहीं सोचना कि यार ये दिया है तो इसमें पैर रख दिया जाए मजा आएगा, ऐसा नहीं। तो कभी कभार दिया जाता है। क्या होता है ना कि मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन के पीछे डेफिनेटली एक ना एक एम्बिग्यूटी जरूर होगी। मैं बताऊं कैसे, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन की अगर अगर इसका पोस्टमार्टम करना चालू करोगे ना, तो हो सकता है एक क्वेश्चन गलत प्रूफ हो जाएगा शायद। अगर आपने z की जगह x प्लस आयोटा वाई लेके और यहाँ पे भी x प्लस आयोटा वाई बार बार सब कुछ लेके ट्राई करा, तो एक तरीका आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को ही गलत प्रूफ कर दिया जाए। तो उससे बचने के लिए, वो सेफ साइड में रहने के लिए कभी कभी डेटा देते हैं। कई बार क्या होता है ना कि ऐसे डेटा का यूज आता ही नहीं। यहाँ पर भी अपने को ये निकालना था, ये देता नहीं तो भी आ जाता। ठीक है, कई बार उनको बोनस क्वेश्चन बचाने के सर लिए। मेरा आंसर हाँ बोलो। सर मेरा आंसर -पाई आ रहा था। कैसे, हाँ सर, तो वो आर्ग्यूमेंट z बार माइनस आर्ग्यूमेंट -1 इंटू z बार कर दिया, तो वैसे करके। अच्छा तो -1 का आर्ग्यूमेंट प्लस z बार का आर्ग्यूमेंट। अब देखो यार, हाँ, और वो माइनस माइनस कट हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार और आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार वो कट हो जाएगा, और फिर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 ऐसा आएगा। समझा ना, समझा, सही कह रहे हो तुम, सोचने दो। तुमने क्या कर दिया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार और आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार -1, तो -1 का आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा अपने पास, पाई, राइट।
एक मिनट देखते करके। बात तो तुम सही कह रहे हो। आर्गुमेंट ऑफ z बार माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ, इसने क्या करा, देखो ऐसा लिख दिया इसको, -1 इंटू जेड बार, ठीक है। तो इससे आ जाएगा आर्ग्यूमेंट जेड बार माइनस आर्ग्यूमेंट -1। आपका लेक्चर अभी डिस्कनेक्ट हो गया, प्लस प्लस आएगा तो माइनस हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार। फिर इन्होंने इसको काट दिया क्योंकि दोनों आर्ग्यूमेंट सेम कॉम्प्लेक्स नंबर के। -1 का आर्ग्यूमेंट आ जाएगा पाई, -पाई आ रहा है आपका आंसर। देखिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। अच्छा हाँ, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अद्वैत का आंसर -पाई आता है। यार देखो, पहली बात तो आपका आंसर जो -पाई आ रहा है ना, वो किसका आ रहा है? वो ये वाला जो पार्ट है अपना ना, इसका आंसर -पाई आ रहा है। अब ये किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आर्ग्यूमेंट हो गई होगा, क्योंकि कल को अगर मैं आपको देता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ सम कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ सम कॉम्प्लेक्स नंबर z2, तो ये ऐसा तो बनेगा ही बनेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ऑन z2। सही बात है। तो ये किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है, इतना आप समझो पहली बात। दूसरी बात, जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट लिखते हैं अपन, तो वो इस रेंज में फॉल करना चाहिए जिसमें -पाई को अपन बिल्कुल वैल्यू नहीं देते, मतलब -पाई को अपन इंक्लूड ही नहीं करते, ठीक है। और आंसर आ गया -पाई। तो इस वजह से अपन सोचेंगे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो ये आंसर अपन कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आपने जो किया उसमें फॉल्ट क्या है? उसमें जो फॉल्ट है कुछ ना कुछ मैथमेटिकल फॉल्ट हो गई होगा। कई बार अपना क्या होता है कि आंसर गलत आता है, अपने को लास्ट में रिजेक्ट करना पड़ता है ना, ये वैसी वाली कोई बात होगी। और जो मैंने ऐसे करा है, ये तो एकदम वेल प्रूफ तरीका, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप यहाँ पे आर्गुमेंट लॉ लगा सकते हो, और जो अभी यहाँ पर भी अगर आपका फाइनल आंसर -पाई आ रहा है, तो इसको आप औकात के अंदर ले आओ। अभी औकात से बाहर निकल गया, ये वाली जो रेंज है इससे बाहर निकल गया, तो इसको आपको लाने के लिए 2n पाई ऐड करना पड़ेगा। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 2n पाई क्या आएगा? n = 1, है ना, क्योंकि 1 रखने पे 2 पाई आ जाएगा, और 2 पाई रखने से अपना आंसर पाई आ जाएगा, तो आपका आंसर फाइनली पाई आएगा। तो इसमें आपने क्या कर दिया कि जो भी आपका आंसर आ रहा है ना, वो किसी ना किसी कोई तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है जरूर, और वो आर्ग्यूमेंट -पाई हो नहीं सकता है, रेंज से बाहर है। तो उसको रेंज के अंदर लाने के लिए हमने कोई नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई ऐड करा है, 2 पाई। तो बेसिकली वी हैव एडेड 2 पाई, तब जाके आपका आंसर पाई आए, तो भी आप फाइनल आंसर यहाँ पे पाई ही दोगे, ठीक है। ऐसे करोगे तो क्या होता है ना कि ये वाला जो अपने पास एरर आता है वो फेस नहीं होगा, है ना। लेकिन आपने जिस तरीके से सॉल्व करा उसमें एक एरर आ रहा था, उसको अपन ऐसे टैकल कर सकते हैं। जनरली बच्चों को ये डाउट आता है कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर में कैंसिलेशन अलाउड होता है या नहीं होता है। होता है बिल्कुल, दोनों ट्राइज करके देखोगे तो आपको ऊपर नीचे सेम नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। क्या आप लोगों ने क्लास 5 में पढ़ी होगी या फिर क्लास 4th में पढ़ी होगी, या जब भी अपन ज्योमेट्री पढ़ते हैं पहली बार, तब अपन एक चैप्टर पढ़ते हैं ट्रायंगल, और उस समय अपन ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ते हैं बचपन में। आज अपन उसका एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड वर्जन पढ़ेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। बच्चों बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये वाला टॉपिक जो है वो आसान नहीं है, ठीक है। ये एकदम प्लेन बाउंसर चला जाता है, समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो गया, क्या बताना चाह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे। ऐसा नहीं होगा, मैं बताऊंगा आपको एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा, लेकिन नहीं सुनोगे तो नहीं आएगा। इसलिए पहली वार्निंग दे देता हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है एकदम सपनों में खो जाते हैं लेक्चर के बीच में, और फिर बीच में आते तब तो बहुत देर चली हो जाती, होता है ना कभी कभी। तो वैसा कुछ मत करना अभी ना, अभी कोई भी इमेजिनेशन में नहीं रहेगा कि अगर मैं बैटमैन होता तो क्या होता। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ सीखना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक डिफिकल्ट भी लगता है, अगर समझ में ना आए तो हम इसको एकदम कंसेप्चुअली समझेंगे, अपने को आएगा समझ में।
देखिए सबसे पहली बात तो क्या होता है कि जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तो मेरे को पढ़ाया गया था कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी साइड्स है जिसकी, ट्रायंगल भी ए बी सी है, क्या मैंने ऐसा बोलना चाहिए उसको, ए बी सी, ठीक है, साइड की लेंथ अपने पास एबीसी है, तो आपको हमेशा ये पता है कि सम ऑफ टू साइड्स, एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आ रही बात समझ में? और एक और चीज अपन ने पढ़ी थी कि जो थर्ड साइड है इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। क्या ये बात आपको समझ में आती है? अगर ये बात अपने को समझ में आती है तो ये वाला टॉपिक जो है वो अपने को 40% समझ में आ जाएगा, 60% अभी भी बचा है ना, तो देखेंगे अपन। बट अगर ये बात समझ में आती है तो वी आर गुड टू गो कि कोई भी साइड, एनी साइड, कोई भी एक साइड को पिक कर लो, मैंने सी को पिक कर लिया तो बचा कौन, ए और बी, है ना। तो कोई भी साइड जो होती है वो हमेशा सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड से छोटी होती है और डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग टू साइड से बड़ी होती है। ये हमें समझ में आना चाहिए बस। अगर ये समझ में आता है तो मैं आपको दो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिख के बताऊंगा, द मोस्ट खूबसूरत इनइक्वालिटीज। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी इज, देखिएगा है ना, मेरे साथ साथ लिखो आप, क्योंकि अभी आपको मैं समझा नहीं रहा हूँ, अभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पहली इनइक्वालिटी आती है मॉड z1 माइनस मॉड z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2 is less than equal to mod of z1 plus mod of z2, ठीक है। ये पहली ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। दूसरी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है mod z1 minus mod z2, it is less than or equal to mod of whole z1 minus z2 का mod, ऐसा बोलो, या फिर z1 प्लस z2 का मॉड। जब मेरे को पहली बार टीचर ने पढ़ाया था ना तो मैं बस एक ही चीज सोचते जा रहा था कि हाउ कम दिस इज रिलेटेड टू ट्रायंगल। भाई ये क्या है, ये ट्रायंगल से रिलेटेड कैसे, ये जो आपने सर इतना सारा लिख दिया कचरा, ये क्या है, ये हाउ डज इट रिप्रेजेंट द ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनके मॉडुलस है, फिर ये ट्रायंगल से कैसे रिप्रेजेंट हो रहे, देखेंगे अपन उस चीज को भी देखेंगे। अभी मैं ये वाला जो रफ पार्ट है इसको मिटाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटाना चाह रहा हूँ। अब आपको पहली बात तो दो स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी 1 है, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी 2 है, और खत्म। कैसे आई है, क्या है इनका मतलब, वो अपन अभी समझना स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले आपके सामने दो स्टेटमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट इज इन एनी ट्रायंगल, मैं लिखवा रहा हूँ उसको अंग्रेजी में, प्लीज मेरे साथ फटाफट लिख लो। इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ two sides is always greater than the third side, ठीक है। देखो अब यहाँ पर भी ऐसा कुछ है, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, लेकिन ये कैसे, ट्रायंगल कहाँ, ये कौन सा साइड है भाई, ये कौन सा साइड है और ये कौन सा थर्ड साइड है, और अगर आप बोल भी रहे हो कि ट्रायंगल है तो यहाँ पे इक्वल कैसे हो गया, हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए ना। तो ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप इक्वेशन को घूरोगे तो आपको डाउट्स आएंगे, आने दो। सिमिलरली इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ difference of two sides is always less than, दो साइड का डिफरेंस हमेशा बची हुई जो तीसरी साइड है, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग थर्ड साइड बोलना चाहिए वैसे तो मुझे, रिमेनिंग थर्ड साइड, और यहाँ पे भी लेस देन, मैंने क्या लिखा है, एक मिनट रुक जाओ। इन एनी ट्रायंगल डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द रिमेनिंग
थर्ड साइड। ठीक है, अब ये मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा। अरे भाई कोई भी ट्रायंगल में ना, इन एनी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो दुनिया का, राइट ट्रायंगल हो या नॉन राइट ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होता है। ये कोई नई बात नहीं बताई है मैंने आपको, ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा था। ये मैंने लिखवा इसलिए दिया आपको ताकि आप कभी फ्यूचर में रिवाइज करोगे, क्योंकि 4 महीने बाद आप इसका है ना 0% रिटेन कर पाओगे। नॉट बिकॉज कि ये टॉपिक ऐसा है या फिर जो भी है, नॉट बिकॉज आपकी मेमोरी खराब है, बट होता है यार, टॉपिक ही ऐसा है कि आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा लगेगा कि भूल गए। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि और 1 मिनट रुका, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे दो लोग डिस्कनेक्ट हुए थे। जो डिस्कनेक्ट होता है उसका नाम यहाँ पे दिखा देता है। आजकल ना अच्छे से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोगों को परेशान करूं क्या मैं? थोड़ा सा परेशान करता हूँ। देखो 2 मिनट और थोड़ा सा नहीं सर। चलते। कौन बताएगा मुझे कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? एनीवन? सर मॉड ए की पावर में n-1 की पावर में 3। क्योंकि चलो याद है आपको, अच्छी बात है, मैंने आपको बताया था ये चीज कि अगर सिंगल एडजॉइंट का डिटरमिनेंट लेते हैं तो मॉड ए की पावर में n-1 आता है, दैट्स इट। मतलब पावर में 1, पावर की पावर में 1 है ना। और अगर मैंने 2 एडजॉइंट ले लिया, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तो क्या आता है डिटरमिनेंट ए की पावर में n-1 की पावर में 2। इतना तो बेटा आपको याद रखना ही है। फिर 2 एडजॉइंट है तो पावर में 2 आएगा और, ठीक है। अरे यार बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स डेली देने पड़ते हैं, ऐसे ही नहीं सिलेक्शन होता है। आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन, आपके दिन रात आपके दिमाग में अगर एक ही एक चीज चल रही है ना, पीसीएम तीनों सब्जेक्ट में, तो ही आप उस सब्जेक्ट को मास्टर कर पाओगे, तभी आप आपकी मेमोरी से चीजों को रिटेन कर पाओगे। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीज एकदम साफ हो जाएगी आपके दिमाग से। जस्ट वेट फॉर 3-4 मंथ्स, गजब का गायब हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे समझा दिया था सर, ठीक है। इसलिए मैं ये सारी चीजें अभी लिखवा दे रहा हूँ आपको। और वो सब जो मैंने अभी आपको एडजॉइंट के बारे में लिखवाया था, यार लिख के उसको चिपका दो पेपर के सामने, ठीक है। हर जगह चिपका दो भाई, वॉशरूम में भी चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं, जहां जाओ दिखना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब अपन इसको समझते हैं ना, बकवास बहुत होगी। देखो ये जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैंने आपको बताई, इसको अपन ज्योमेट्रिकली समझते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन जो है ना, इट फॉलोज वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की तरह दिखता है ये। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझते देखो, लिखिए मेरे साथ, जियोमेट्रिकली। अब मैं इसका बेसिकली प्रूफ दे रहा हूँ आपको, और प्रूफ देने के बाद हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर पाएंगे। जियोमेट्रिकली complex numbers follow parallelogram law of addition। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यार ये अंग्रेजी लिखने में ना मौत आ जाती है, वेक्टर एडिशन, ठीक है। कैसे सर, वेक्टर एक अलग चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग चैप्टर। आप बोल रहे हो कि नहीं दोनों एक जैसे। हाँ एक जैसे दिखाई देते हैं, ऐसा प्रतीत होता है हमें, है ना, ऐसा प्रतीत होता है हमें कि आइला ये तो पैरेललोग्राम लॉ है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है, ऐसा दिख गया कि अच्छा हाँ ऐसा होता है। देखते हैं अब कैसे। मैं आपको है ना 2 वेक्टर एडिशन बताता हूँ सबसे पहले। अब आपका कंसंट्रेशन एकदम फुल होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर पी और एक वेक्टर है वेक्टर क्यू। वेक्टर पी जो है उसका आई और जे कंपोनेंट में आपको बताता हूँ, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, मान लीजिए ऐसा है। और इसका
आई और जे कंपोनेंट x2 i कैप प्लस y2 j कैप है। क्या इन दोनों का वेक्टर एडिशन अपन कर सकते हैं? यस, मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज p वेक्टर प्लस q वेक्टर, दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2 i कैप और वो हो जाएगा y1 प्लस y2 j कैप। आई एम वेरी श्योर कि आपको फिजिक्स में ये चीज पढ़ाई गई होगी। आई कैप वाले को आई कैप के साथ करते हैं, जे कैप वाले को जे कैप के साथ करते हैं, कोई लफड़ा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा ज्योमेट्रिकली अगर आप देखना चाहोगे इस चीज को तो देखिए क्या होता है कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और मैं आपके सामने दो वेक्टर बनाना चाह रहा हूँ। पहला वेक्टर जो है x1 i कैप और y1 j कैप। आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता होगा कि x1 i कैप और y1 j कैप को कैसे मार्क करते हैं। अपन x एक्सिस में x1 डिस्टेंस चलेंगे और y एक्सिस में y1 डिस्टेंस चलेंगे, तब जाके आपको जो पॉइंट मिलेगा दैट विल बी x1, y1। मैं रफली उसको यहां बनाना चाह रहा हूँ, किसी को कोई आपत्ति? ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x1, y1 होगा। उसको आप अगर ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तब आपको एक वेक्टर मिलता है, उस वेक्टर का नाम मैं OP वेक्टर बोल देता हूं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? x2 y2 वेक्टर जो है वो एक ऐसा पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 होगा, x2, y2 होगा। ठीक है, आ रही बात समझ? इसको मैं OQ वेक्टर बोल देता हूं। अच्छा, अब मैं आपको है ना फिजिक्स नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं, लेकिन फिजिक्स में आप लोगों को ये चीज जरूर पढ़ाई गई होगी कि इन दोनों का एडिशन अगर आपको निकालना है तो उसके दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बट उसको आप साइड में रखो, वो यहाँ पर मैं नहीं बताने वाला हूँ। दूसरा था पैरेललोग्राम लॉ। आपको ऐसा बताया गया था कि आप मान लीजिए कि ये एक फोर्स होता है, ये एक दूसरा फोर्स होता है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को दो तरफ से दो अलग अलग डायरेक्शन से खींच रहे हो तो नेट फोर्स कहीं बीच में रहेगा, नॉट एग्जैक्टली इन द मिडिल। एग्जैक्टली इन द मिडिल तब आता है जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर कम ज्यादा है तो फिर उसके बाद वो डिपेंड करता है। मान लीजिए ओपी वाला फोर्स बहुत बड़ा है ना, यहाँ पे आप बुलडोजर से खींच रहे हो और यहाँ पे आप अगर एक हाथी से खिंचवा रहे हो तो ऑब्वियसली बुलडोजर का फोर्स ज्यादा होगा, तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो इसकी तरफ झुका हुआ रहेगा, है ना। बट उस रिजल्टेंट को अपन कैसे लिखते थे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो अपन बोलते थे वर्चुअल पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, उस वर्चुअल पैरेललोग्राम में जो एक नया वर्टेक्स आएगा, वर्चुअल वर्टेक्स, उसको आप इस ऑब्जेक्ट से ज्वाइन कर दोगे अगर, तो यू विल गेट द रिजल्टेंट। ठीक है, और वो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? ऐसे ऐड कर दो, आई कैप वाले को आई कैप से, जे कैप वाले को जे कैप से। दिस इज नथिंग बट वेक्टर p प्लस वेक्टर q। ऐसा अपन ने सीखा था, मैं आपको बस वही चीज रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, दिस इज वेक्टर p प्लस वेक्टर q। एक और चीज आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर मैं I'll come back to कॉम्प्लेक्स नंबर आफ्टर दैट। एक और चीज ये है कि जब अपन ने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, मैं देखता हूँ कितने लोगों को याद है ना। आपको ये फिजिक्स में स्टार्टिंग में पढ़ाया गया होगा, मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था ये मैकेनिक्स वाला पार्ट, काइनेमैटिक्स। आपका रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर हो गया है क्या? चल रहा है? नहीं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं। देखिए यहाँ पर अब समझो इस चीज को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये दो वेक्टर्स है अपने पास। दिस इज वेक्टर OP, this is vector OQ। ठीक है, अच्छा ये वाला जो वेक्टर आता है बीच वाला, क्या आता है? ये आता है आपका वेक्टर p प्लस q, वेक्टर p प्लस वेक्टर q। इसको वेक्टर p बोला था अपन ने, इसको वेक्टर q बोला था। ठीक है, x1 y1 और x2 y2 वाला। अब मेरे को ना आप ये बताओ कि पहला वाला डायगोनल जो होता है, जो लंबा वाला डायगोनल होता है, दैट इज दोनों का एडिशन, और जो दूसरा डायगोनल होगा छोटा वाला, वो क्या होता है? ये वाला डायगोनल क्या होता है? बस ये बता दो, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप तैयार हो। कम ऑन यार, ऐसा मत करो। ये वाला डायगोनल क्या हुआ करता था? अगर ये वाला डायगोनल दोनों का एडिशन है तो वो दूसरा वाला डायगोनल क्या होता था? p1 वेक्टर माइनस, सॉरी p1 नहीं, वो सिर्फ p वेक्टर, p वेक्टर माइनस q वेक्टर हुआ करता था। मतलब इसका लेंथ अगर आप बोलोगे तो उसका मॉड हुआ करता था। भूल गए क्या? 2 सेकंड में प्रूव कर दूंगा मैं। ये जो OQ वेक्टर है उसका उल्टा ले लो,
तो माइनस ओ क्यू वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस ओ क्यू वेक्टर। ठीक है, अगर आप इसको क्यू वेक्टर कह रहे थे तो ये वाला माइनस क्यू वेक्टर हो जाएगा। फिर ये लाल वाला वेक्टर और ये ग्रीन वाला वेक्टर दोनों का एडिशन जो आएगा वो कहीं यहाँ बीच में आएगा। मानते हो इस बात को? तो क्या आ गया आपके पास? ये पी वेक्टर था और ये क्यू वेक्टर का नेगेटिव था। क्या था? क्यू वेक्टर का नेगेटिव था। अपने आप से बोलो, क्या था? क्यू वेक्टर का नेगेटिव था। क्यू वेक्टर का नेगेटिव और पी वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो तो आपके सामने ये वाला वेक्टर आता है। और आपको ये सिखाया गया होगा कि खैर फिजिक्स में हर वेक्टर फ्री नहीं होता है, लेकिन मैथ्स में हर वेक्टर फ्री होता है। तो फ्री वेक्टर में आप इसको उठाकर यहाँ पर रख सकते हो तो परफेक्ट ओवरलैप कर जाएगा। हालांकि मेरा ड्राइंग इतना सुंदर बना नहीं, बना देता हूँ, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मैथ्स में सारे वेक्टर फ्री होते हैं। फ्री वेक्टर का डेफिनेशन आपको पता होगा। ठीक है, इतने डिटेल में अभी मैं जा नहीं रहा हूँ। तो इसको उठा के यहाँ पे रख दो, क्या दिक्कत है? लेंथ तो दोनों का बराबर है। खैर ये सब बातें अभी साइड में रखो। मान लो आपको वेक्टर नहीं आता है, इतना तो समझ लो ना कि एक डायगोनल क्या होता है? दोनों का एडिशन, और एक डायगोनल होता है दोनों का डिफरेंस। ये सबको चमक रहा है? हर किसी को क्लास में ये चीज समझ में आनी चाहिए कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में जो बड़ा वाला डायगोनल आता है वो दोनों वेक्टर का एडिशन आता है, और जो छोटा वाला डायगोनल आता है वो दोनों का सब्ट्रैक्शन आता है। इफ यू वांट टू डील ऑन लेंथ, अगर आपको सिर्फ लेंथ वाइज देखना है तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इसका लेंथ जो होगा वो p प्लस क्यू का मॉड होगा और इसका लेंथ होगा वो p माइनस क्यू का मॉड होगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो भाई बहुत कहानी हो गई। मैंने आपको पूरा वेक्टर थ्योरी जो अपन ने पढ़ा था फिजिक्स में वो काइंड ऑफ रिवाइज ही करा दिया है। कम बैक टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या कर रहा हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा ही लूंगा x1 और y1 के जैसा। कॉन्सेंट्रेशन आपका हिल रहा है, मैं बता रहा हूँ, यहां से समझो। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z1 जो कि है x1 प्लस आयोटा y1, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने z2 जो कि है x2 प्लस आयोटा y2। मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ना इस वेक्टर की तरह दिखेगा और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इस वेक्टर की तरह दिखेगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एडिशन करेंगे। अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एडिशन करोगे तो भी आप देखो जो x1 और x1 है वो दोनों साथ में ऐड हो रहे थे वेक्टर में भी, और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अभी साथ में ही ऐड होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया रियल पार्ट ऐड होता है। तो यहाँ से अपने को एक अंदाजा लगता है कि वो तेरी ये तो वेक्टर जैसा ऐड हो रहा है ना। पहले अपने को शक हुआ, अभी बाद में अभी मैं आपको बता दूंगा कि सच में वेक्टर जैसा होता ही है। और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2। तो इनका एडिशन जो है वो वेक्टर की तरह दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। हालांकि यहाँ पे आई कैप वगैरह नहीं है, लेकिन पैटर्न तो वही है ना कि x1 x2 साथ में ऐड हुए, y1 y2 साथ में ऐड हुए, x कॉम्पोनेंट साथ में ऐड हुआ, y कॉम्पोनेंट साथ में ऐड हुआ। ये होता था वेक्टर्स में। ठीक है, अब अपन ने वेक्टर की दुनिया तो समझ ली अच्छे से। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में। कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में मैं इनको प्लॉट करना चाहूंगा। सो आई विल बी हैविंग ब्लैक कलर की इंक। उसमें मैंने क्या करा कि आपके सामने एक आर्गेंट प्लेन बनाया। क्या बनाया? आर्गेंट प्लेन। दिस इज द आर्गेंट प्लेन। अब इसमें एक पॉइंट प्लॉट करूंगा मैं x1, y1। ये पॉइंट प्लॉट किया मैंने x1, y1। इसको ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या बोला? P। ओरिजिन से ज्वाइन करा तो मेरे सामने एक वेक्टर काइंड ऑफ सिचुएशन आ गई है कि मैं इसको वेक्टर की तरह मान सकता हूँ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। ठीक है, या फिर आप इसको z1 कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। भाई साहब यही तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर z2 ले लेता हूं मैं, q। उसको ज्वाइन करेंगे ओरिजिन से तो मेरे को एक और वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बोल दूं मैं? q का कोऑर्डिनेट बोल दूं मैं x2, y2। अब बच्चों यहां से आप लोग ध्यान से सुनिएगा, चूंकि मैंने आपको बोला था कि जो वेक्टर का एडिशन होता है x1, x2 साथ में, y1, y2 साथ में, वैसा ही एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमको दिखाई दे रहा है। तो हमने बोला कि अच्छा ये है ना एकदम सेम होते होंगे, मैथमेटिकली तो सेम है ही, ज्योमेट्रिकली भी ये लोग सेम होते होंगे, और ऐसा एग्जैक्टली होता है। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन निकालेंगे। इन दोनों का अगर आप एडिशन निकालोगे तो देखिए क्या आता है। इन दोनों का अगर अपन एडिशन करेंगे तो हमारे सामने एक पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, हमने बोला कि अगर इनका मैथमेटिकल एडिशन सेम होता है तो ज्योमेट्रिकल एडिशन भी सेम होगा। मतलब वेक्टर अगर पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर रहा होगा और करता है।
ठीक है, तो अपन ने इस बात को मान ली और हमने एक पैरेललोग्राम बनाया जिसका एक वर्टेक्स ये वाला आया। इस वर्टेक्स को मैं आर बोलता हूँ, ठीक है। ये वर्टेक्स को जब अपन ज्वाइन करेंगे ना सेंटर से, जब अपन इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये रेड वाला जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, दोनों का एडिशन, मतलब वेक्टर z1 का एडिशन विथ वेक्टर z2, ये रेड वाला वेक्टर बनेगा। और ये रेड वाला जो लाइन है या जो वेक्टर है इसका लेंथ क्या हो जाएगा, कोई भी वेक्टर का लेंथ निकालने के लिए अपन क्या करते थे, उसका मॉड लेते थे। यहाँ पे भी मॉड लिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एकदम सेम करते हैं हम लोग, इसका मॉड ले लेते हैं। तो आपके पास OR वेक्टर का लेंथ आ गया है z2। यहां तक आप है ना पहले नोट डाउन कर लो, अगर आप नहीं कर रहे थे तो आई बिलीव आप कर रहे थे। इतने में अपना 70% काम हो जाएगा, 30% तो बहुत टुच्चा सा काम है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो क्या समझाया मैंने आपको, कोई भी पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर पर वो प्लॉट करते आता है अपने को, उसको ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो वो वेक्टर की तरह दिखाई देता है। हमको आज पता चला कि अरे वो तो उसकी हरकतें एकदम वेक्टर की तरह ही है, तो क्यों ना अपन जो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर में लगता था वही पैरेललोग्राम लॉ अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लगा दे। हमने लगाया और एक्चुअल में ये सही होता है, ठीक है। जब हमने लगाया तो हमने बोला कि सारे वेक्टर्स का लेंथ आप फटाफट लिख के बताओ, ठीक है। क्या आप मुझे ये वेक्टर का लेंथ बता सकते हो, क्या होगा, ये वाले वेक्टर का लेंथ निकालना है अगर आपको, तो ये वाली लाइन का लेंथ निकालना है, मतलब ओपी डिस्टेंस निकालना है। ओपी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताइए, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, x1 स्क्वायर प्लस y। अच्छा ये क्या है, ये मॉड z ही तो है, ये मॉड z ही तो है, मॉड z1। तो बेसिकली ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड z1 हो जाएगा। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होता है वही उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। सब कुछ वेक्टर जैसा चल रहा है। अच्छा ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वेक्टर बन रहा है इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड जो होगा वही आ जाएगा, बस z2 का मॉड, ठीक है। और ये कौन सा वेक्टर है, z1 प्लस z2, तो उसका लेंथ अपन ने निकाल लिया। ये आपको समझ में आ रही बात। अब मैं आपसे $1 मिलियन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्लास का हर बच्चा बता पाएगा अगर उसको थोड़ा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो। ये वाला जो वेक्टर है rp, इसका लेंथ बताना है बस मेरे को, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लंबाई बतानी है, बता सकते हो, मॉड z2। वेरी गुड। क्यों, अरे भाई पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स बराबर होती, तो ये वाला लेंथ अगर z2 का मॉड है तो ये वाला लेंथ भी z2 का मॉड होगा, ठीक है। तो मैं सारी लेंथ ऑलमोस्ट लिख चुका हूँ सक्सेसफुली, दिस इज z2 का मॉड। और ये वाली लेंथ z1 का मॉड होगी, ये समझ में आ रहा है आपको। पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड्स जो होती है, ऑपोजिट साइड्स, दे आर इक्वल इन लेंथ। तो ये वाला ड्राइंग अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपन ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिखने के लिए अब एकदम रेडी है। इस ड्राइंग में कुछ भी नहीं है, मैंने बस वेक्टर थ्योरी को कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी में इंक्लूड कर दिया है। दोनों सेम होती है, सारा बिहेवियर सेम होता है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड की तरह एक्ट करता है। सब कुछ एकदम सेम दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, अपने को एक तरीके से फिगर समझ में आ रहा है। अब अपन काम की बात करते हैं। इसमें एक ट्रायंगल ढूंढता हूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल जो है OPR, OPR दिखा आप सबको, प्लीज देखिए सामने। OPR ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल जिसको मैं ऑरेंज से अभी थोड़ा सा डार्क करके फिर मिटा दूंगा। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो है ना, इस पे मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा रहा हूँ। आप चाहे तो उसमें भी लगा सकते हैं, बट खैर अपने को रिजल्ट चाहिए ना यार, मैं इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो साइड है ना OR, ये जो रेड वाला साइन है OR, ये वाला साइड का लेंथ बचे हुए दोनों साइड्स के सम से छोटा होगा। यार सिंपल सी बात है, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। व्हाट आर द रिमेनिंग टू साइड्स? रिमेनिंग टू साइड्स आर OP, एक मिनट यार ये हैंग हो गया क्या, हाँ रिज्वाइन करोगे ना यार, बिल्कुल। वैसे मैं इसको, अरे यार रुको एक मिनट, हैंग हो गए सर। देखो भाई, ये जो OR वाला लेंथ है अपने पास, इट विल बी लेस देन द रिमेनिंग टू साइड्स का सम, मतलब OP प्लस PR का सम। थोड़ा दिमाग तो लगाओ यार,
ये रहा OP, ये रहा PR। चमका? अच्छा, और ये लेस देन, मतलब ये लेस देन तो सम से है लेकिन ग्रेटर देन डिफरेंस से रहेगा। तो डिफरेंस क्या आएगा इनका? इनका डिफरेंस आ जाएगा OP माइनस OR। OP माइनस OR। गणित में क्या होता है ना, जब भी मैं डिफरेंस लिखता हूँ तो मॉड लगा देता हूँ। मेरे को नहीं पता ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या पता मैं छोटे माइनस बड़ा कर दूँ, इसीलिए। यहाँ तक लिखा आप लोगों ने? तो क्या आप OR लेंथ जो है वो लिख सकते हो? वो क्या है? इस वेक्टर का मॉड। OR मतलब ये लाल वाला जो वेक्टर है ना, लाल वाले वेक्टर का मॉड। तो लाल वाले वेक्टर का मॉड में लिख देता हूँ Z1 प्लस Z मॉड। दिस इज लेस देन OP प्लस PR। OP तो पता है, अरे लेंथ लिखना है बस अपने को, तो मॉड Z1, मॉड Z1 प्लस वो क्या है, मॉड Z2। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। एंड दिस इज इन टर्न ग्रेटर देन दोनों का डिफरेंस। तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 लिख दूँ? अरे वही तो है OP और OR का लेंथ। एक और मॉड बाहर लगाना है। ये बाहर वाला मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है? साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू। और अंदर वाला मॉड जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। डरना नहीं अपने को, दोनों मॉड पॉजिटिव ही होते हैं, बट कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उससे आ जाएगा। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। यही तो है पहली वाली ट्रायंगुलर इक्वालिटी। सर इसका कैसे आता है क्वेश्चन? अरे बहुत भयानक यूज आता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन इससे निपटा देंगे। ठीक है, मेजर डाउट, सर इक्वालिटी का साइन कैसे आया? ट्रायंगल में अगर इक्वालिटी का साइन आ सकता है क्या? कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर आ सकता है? नहीं आ सकता, कभी नहीं, इम्पॉसिबल, ट्रायंगल ही नहीं होगा वो। बट यहाँ पर हम फिर भी इक्वालिटी का साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ, पहले लगा लो। अब क्यों लगाएंगे वो मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो क्या होता है ना कि ट्रायंगल में नहीं होता होगा, या ट्रायंगल में अगर ऐसा हो गया कि कोई मेरे को बताएगा, देखता हूँ मैं किसको अपने बचपन की चीजें याद है। अगर कोई भी दो साइड्स का सम इक्वल टू थर्ड साइड हो गया तो क्या होता है? क्या वो ट्रायंगल रहेगा? ट्रायंगल तो नहीं रहेगा। चलो किसी को याद नहीं, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये ट्रायंगल्स में जो तीनों वर्टेक्स हो जाएंगे ना वो कोलिनियर हो जाती है उस केस में। ऑल द थ्री वर्टाइसेस बिकम कोलिनियर। ठीक है, तो ट्रायंगल ही नहीं रहता है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोलिनियर हो गया तो हमको क्या दिक्कत है यार, चलने तो क्या दिक्कत है। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते। तो इसलिए हमने बोला कि इक्वालिटी वाला भी पॉइंट अपन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, मेरा काम है बस आपको 1 और 2 इक्वेशन फर्स्ट समझा दिया मैंने। सेकंड आप में से कोई एक बच्चा मुझे समझा सकता है अगर आपको थोड़ा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो। ठीक है, बट फर्स्ट आप, हाँ बताओ बताओ बताओ। Should I? तो सेकंड वाले के लिए we'll consider triangle OQP या फिर OPQ। उसमें we know कि PQ जो डिस्टेंस है वो दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन है। तो इसलिए OP प्लस OQ मतलब Z1 प्लस Z2 should be greater than their difference, that is Z1 minus Z2 PQ मतलब, and Yes. it should also be greater Sum than of two their sides is greater than third difference side, मतलब and third OP side is minus always greater OQ than the should difference be of less than remaining two sides. PQ, वही लिखा है। ठीक है, ये वाली बात है, इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए पहले यहाँ तक आप, फिर ये फिगर 1 जो है मैंने बनाया है, दिस इज फिगर 1। अभी फिगर 2 बना देता हूँ और आपका लेक्चर जो है 46 पे एंड होगा। खैर मैं नहीं चाहता रिज्वाइन करें अपन, है ना, इतना लिख के अपन टाटा बाय बाय करते हैं। और आज आपको मैं आराम से एक रेस्ट दे सकता हूँ, सिर्फ टॉपिक 3 करेंगे अपन आज। ठीक है, अच्छा आपका, चलो कोई नहीं, मैं अभी कुछ टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। Z1 Z2 दोनों का एडिशन और दोनों का डिफरेंस। ठीक है, मॉड Z1 माइनस Z2 होगा ये वाला। ओके ओके, बस लिख डालो इसे। बता रहा हूँ यार। सुनो, ये वाला जो फिगर था ना, इसको देखो आप, इसको, इस वाले फिगर में हमको पता है कि ये वाला वेक्टर Z1 होगा, इसका मॉड मतलब इसका लेंथ क्या होगा, मॉड Z1, इसका लेंथ होगा मॉड Z2, और ये वाला वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों का डिफरेंस।
मैंने नहीं मतलब आपको फिजिक्स में समझाया गया होगा, एक डायगोनल होता है दोनों वेक्टर का एडिशन, एक डायगोनल होता है दोनों वेक्टर का डिफरेंस, ठीक है, व्हेन वेक्टर्स आर फ्री। तो ये हो गया डिफरेंस। अब इसका अगर मेरे को मैग्नीट्यूड लिखना है तो मॉड लगा देंगे, खत्म। अब ये वाला जो ट्रायंगल है ना OPQ, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस पे मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा सकता हूँ। क्या करूंगा मैं कि ये वाली साइड जो है QP मतलब PQ साइड जो है, किसी का कमेंट आया है स्टोरी, यार स्टोरी मेरे को टाइम नहीं बताने के लिए, मेरे दिमाग में है वो, बट मैं आपको कभी और बता दूँ, ठीक है। ये है PQ, one side is always lesser than the sum of remaining two, that is OP plus OQ, and it is always greater than the difference of again remaining two OP minus OQ. Is that okay? मॉड लगा लिया कर, हमको नहीं पता कौन छोटा कौन बड़ा है, तो PQ क्या हो जाएगा मॉड Z1 minus Z2, दिस इज लेस देन इक्वल टू दोनों का सम, तो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, ठीक है। हेंस प्रूव, सेकंड वाला भी प्रूव हो गया। अभी ना आपका काम है, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ कल ही समझा पाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कारण मैं अभी एक्सटेंड भी करूंगा ना तो टाइम लगेगा। इक्वालिटी कैसे आई वो आप पता करें, इक्वालिटी कैसे आई वो आप पता करें। आपका होमवर्क जो है दैट इज टॉपिक 3 में कोई हिंड्रेंस नहीं आएगा, बहुत कम क्वेश्चन है, ठीक है, तो सारे कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एडवांस का भी क्वेश्चन है उसमें। और आप ये पता करो कि इक्वालिटी वाला केस कैसा होगा, अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगा लिया, नहीं, मैंने क्या यहाँ पे आपको हिंट दिया था, व्हेन ऑल द Z1 Z2 Z3s आर कोलिनियर, है ना। अब उसमें एक पॉइंट तो अपन हमेशा ओरिजिन ले ही रहे, तो बचे हुए 2 पॉइंट जो है P एंड Q वो कोलिनियर हो जाए, मतलब इसी ओरिजिन की एक लाइन में आ जाए, तो वैसे करके अपने को सोचना पड़ेगा, वो भी बहुत ट्रिकी है, बट आप सोच सकते हो, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चंस अपन कल ही करेंगे, मेजर पार्ट अपना आज कवर हो गया। कल का लेक्चर आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, क्योंकि उसमें मैं आपको सर्कल्स पढ़ाऊंगा, स्ट्रेट लाइंस पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री, ठीक है। टॉपिक 3 करो, आई विल सी यू टुमारो। एंड वैसे भी आपका टाइम जो है खत्म ही होने वाला है, आजकल बड़ा अजीब तरीके से आ जाता है टाइम फॉर्मेट कभी कभी। चलिए अब 2 मिनट रुक जाए ना, मेरे को अटेंडेंस तो लेना ही पड़ेगा। मेरे जूम वाला कौन कौन था, ओके, चलो बाय बच्चों, थैंक यू। जूम